हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग 2023 सीटेट पेपर 2 का भाषा सेकंड हिंदी के पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को अनुमान लग पाएगा कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है? कक्षा पुस्तकालय, पठन कोना, कक्षाई प्रक्रियाएं या फिर शब्द दीवार। तो भाषा शिक्षण अधिगम के लिए यहाँ पे कक्षाई संसाधन नहीं है, तो कक्षाई प्रक्रियाएं जो है कक्षाई संसाधन के अंतर्गत नहीं आएंगे, जबकि कक्षा पुस्तकालय, पठन कोना और शब्द दीवार, इन सभी के माध्यम से भाषा शिक्षण अधिगम कराया जाता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होगी जब नई भाषा सिखाई जाएगी। और भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। तो ये भी सही दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं अलग अलग विभिन्नताओं वाले होते हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार की जो है विधियों से पढ़ाया जाना चाहिए। तो दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, लेकिन इसमें से जो आर है एक ही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि इसमें से बात हो रही है नई भाषा के अधिगम की और यहाँ पे बात हो रही है व्यक्तिपरक अधिगम की। तो दोनों ही कथन सही हैं, पर इसकी व्याख्या जो है एक ही व्याख्या आर नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर और ए दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि में, व्याकरण अनुवाद विधि में, कार्य आधारित अधिगम में, या फिर प्रत्यक्ष या फिर डायरेक्ट विधि में? तो प्रथम भाषा शिक्षण केंद्रीय भूमिका निभाती है व्याकरण अनुवाद विधि में। व्याकरण अनुवाद विधि में मातृभाषा का जो ही ट्रांसलेट करके दूसरी भाषा सिखाई जाती है मातृभाषा का यूज करके। तो इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि में। और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि क्या होती है? इसमें से बच्चे एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रत्यक्ष विधि जो होती है, इसमें से मातृभाषा का यूज नहीं होता। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें से मातृभाषा का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी विधि में बिना मातृभाषा की चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस बात की घोतक है? कोड मिक्सिंग इसे कहा जाएगा, ऋणात्मक द्विभाषावाद, कोड स्विचिंग, या फिर द्विभाषावाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक द्विभाषावाद, क्योंकि क्या कर रहा है वो भोजपुरी उसको आती है, लेकिन फिर जब वहाँ पहुँचा तो अंग्रेजी में वहाँ के लोग बात करते हैं, तो वो केवल अंग्रेजी का यूज कर रहा है, तो पहली भाषा का यूज नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक द्विभाषावाद हो जाएगा। अब बात की जाए कि कोड मिक्सिंग क्या होता है, तो कोड मिक्सिंग में जब दो भाषाओं को या फिर दो से अधिक भाषाओं को एक साथ यूज किया जाता है। जैसे कि बात की जाए एक्चुअली, बोल दिया जाए एक्चुअली आप बहुत अच्छे हैं, तो एक्चुअली जैसे कि क्या हो गया, इंग्लिश वर्ड हो गया, और आप बहुत अच्छे हैं तो ये क्या हो गया, हिंदी हो गया। दो भाषाओं का यहाँ पे मिक्सर हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोड मिक्सिंग, इसको क्या कहेंगे, कोड मिक्सिंग हो जाएगा। और कोड स्विचिंग क्या होता है, जैसे कि कोड स्विचिंग होता है जब एक लैंग्वेज सीधा दूसरे लैंग्वेज में स्विच कर लिया जाए। जैसे कि कोई बच्चा होता है तो उसे बुलाया गया, जैसे कि वह घर में जैसे कि बोल रहा है अपनी मातृभाषा में यूज करता है, ठीक है, मातृभाषा का यूज करता है। और जहाँ पे स्कूल आया, तुरंत स्कूल आता है तो जो है स्कूल की लैंग्वेज में अंग्रेजी का यूज करने लगता है। स्कूल मतलब आता है और सीधा लैंग्वेज मतलब अपनी चेंज कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोड स्विचिंग। और द्विभाषावाद क्या होता है, जब बच्चे एक से ज़्यादा भाषा सीखते हैं, एक से ज़्यादा भाषा जानते हैं, तो उसे कहते हैं द्विभाषावाद। और बहुभाषावाद क्या होता है, ये भी याद कर लीजिए आप लोग, बहुभाषावाद में क्या होता है, जब बच्चे बहुत सी भाषाएं जानते हैं तो क्या होता है, बहुभाषावाद होता है।
तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऋणात्मक द्विभाषावाद। अब देखो ये जैसे क्वेश्चन है कि वह भोजपुरी नहीं बोलता, ठीक है, इसकी जगह पर जैसे कि वो तमिलनाडु गया, ठीक है, जैसे कि उसके माता पिता हैं या फिर और कोई जो है उसके घर के लोग हैं, जब वहाँ पे जैसे वह खड़ा था, जैसे कि कहीं गया घूमने, ठीक है, तो जो घर के लोग हैं उनसे बात कर रहा है वह भोजपुरी में, और जैसे उनके दोस्तों ने बुलाया तो उसने अपनी लैंग्वेज क्या कर ली, तुरंत अंग्रेजी कर ली, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा कोड स्विचिंग, मतलब क्या करता है वो लैंग्वेज को सीधा स्विच कर रहा है दूसरी लैंग्वेज में। लेकिन बात की गई अब वो भोजपुरी यूज ही नहीं करता वहाँ जाकर, तो ये होता है ऋणात्मक द्विभाषावाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है? शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना, अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण, भावानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग। तो यहाँ पे पूछा गया कि पठन पूर्व गतिविधि इसमें से कौन सी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग। क्योंकि पढ़ने से पूर्व कोई जैसे कि करने से पूर्व पहले चीज़ों को हल करने से पूर्व पहले क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है? प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद करना, पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दर्शाना, उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, या फिर मेधावी बच्चे को अतिरिक्त ध्यान देना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना। जैसे कि एक होता है निदानात्मक परीक्षण, ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, निदानात्मक में क्या होता है कि बच्चे की जो कमी है उसको ढूंढा जाता है, फिर उसके बाद उपचारात्मक उसका क्या किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, फिर उसका उपचार कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सही है? प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अंग्रेजी भारत में एक सहराजी भाषा है। भारतीय विद्यालय में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया कि अंग्रेजी भारत में सहराज की भाषा है, बिल्कुल सही है, लेकिन अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में नहीं पढ़ाया जाता यहाँ पे। तो तर्क यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है। तो यहाँ पे जो ए सही परंतु आर गलत है, तो ए वाला जो ऑप्शन है पहला यही सही हो जाएगा, ए सही परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? भाषा सांकेतिक है, भाषा स्थिर है, भाषा सामाजिक है, या फिर भाषा व्यवस्थित है। तो पूछा गया इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है भाषा के बारे में? तो भाषा स्थिर नहीं होती, यह कथन बिल्कुल गलत दिया गया है, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। क्योंकि भाषा क्या होती है, जैसे कि अपना देश से कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। एक एक किलोमीटर दो दो किलोमीटर में क्या है, भाषा परिवर्तित होती रहती है। तो भाषा क्या है, भाषा स्थिर नहीं, यह कथन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। जबकि भाषा सांकेतिक है, भाषा व्यवस्थित है, भाषा सामाजिक है, और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाषा यादृच्छिक है। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है कि भाषा क्या है, भाषा स्वतंत्र रूप से है, भाषा स्वतंत्र है। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि प्रत्येक भाषा की जो है लिपि नहीं होती है, प्रत्येक भाषा की लिपि होना आवश्यक नहीं है। तो ये कथन भी आपको याद रखना है कि प्रत्येक भाषा की लिपि नहीं होती है, एक लिपि में कई कई भाषाएं लिखी जाती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले के ज्ञान के प्रत्यक्ष स्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, कोई चीज़ अगर पढ़ाई जा रही है तो उसको वह चीज़ बताने के लिए उसको संकेत देना क्या आवश्यक है। पहले के ज्ञान के प्रत्यक्ष स्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबंधितता स्थापित करने में मदद मिलती है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि बच्चों ने जो चीज़ पहले सीखा है तो उससे जब बच्चे जो नई चीज़ सीखते हैं तो उसमें से क्या होती है, उसकी हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। अब यहाँ पे देखो बात की जा रही पहले के ज्ञान की, यहाँ पे पहले के ज्ञान की, यहाँ पे प्रत्यक्ष स्मरण, यहाँ पे प्रत्यक्ष स्मरण। तो क्या है, आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, कक्षा 8 के अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को
प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की विशेषता को पोषित करेगा। प्रश्न स्वरूप को, सकारात्मक आदेश सूचक को, तुलनात्मक को, भूतकाल को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सकारात्मक आदेश सूचक को, क्योंकि क्या जो शिक्षिका है वह क्या कर रही है कि बच्चे से क्रियाकलाप करवाई जा रही है। तो जब भी क्रियाकलाप करवाई जाती है तो हमेशा चीज़ें सकारात्मक होती हैं और करके चीज़ें बच्चा जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सकारात्मक आदेश सूचक। भूतकाल की कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही, ना यहाँ पे तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सकारात्मक आदेश सूचक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है? रिपोर्ट से, वर्णन से, आलेख से या फिर पत्र से? तो एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य यह निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। तो यह मेल खाता है पत्र से। किससे मेल खाता है? पत्र से। यह कोई आर्टिकल नहीं है, ना ही किसी चीज़ का वर्णन किया जा रहा है और ना ही यहाँ पे कोई रिपोर्ट तैयार की जा रही है, मतलब कोई आकलन चीज किया जा रहा है किसी का, फिर उसके बारे में क्या चीज़ों को नोट किया जा रहा है। तो ना यहाँ पे रिपोर्ट तैयार की जा रही, ना किसी कथा का वर्णन किया जा रहा है, न कि पहले एक कहानी सुना दी गई फिर उसके बारे में बताया जा रहा है, और ना ही कोई ये आलेख है। तो यह क्या है? पत्र का स्वरूप है। उसके बाद क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोहों में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। विश्लेषण करना, सृजित करना, तर्क देना या फिर कल्पना करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विश्लेषण करना। देखो क्या किया गया, एक वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा गया, 4 वाद्य यंत्रों को, ठीक है। उसके बाद आगे यह कहा गया कि इनके बारे में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को क्या किया जा रहा है? विश्लेषण किया जा रहा है। जैसे कि कोई पेपर दे के आ रहा है, उसके बाद फिर उसको क्या कर रहा है? पेपर अपना आंसर की मिला रहा है। तो ये क्या है? इस तरीके जो एग्जाम्पल होते हैं ये होते हैं विश्लेषण करना के। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है, जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किससे संलग्न है? अभी हमने बताया था कि जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर हो जाता है तो उसे कहते हैं कोड परिवर्तन। वही यहाँ पे घुमा दे दिया गया है कि भीतर की जो एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किसमें संलग्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं कोड परिवर्तन। कोड परिवर्तन इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता, संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित है? अनुकूलन पर, आत्मसातकरण पर, भाषा सामाजिकरण है या फिर सांस्कृतिककरण है? तो बच्चों जो बताया गया है कि बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह दर्शा रहा है यहाँ पे भाषा सामाजिकरण को। भाषा सामाजिकरण को। उसके बाद क्वेश्चन है, शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? शब्दकोशी बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना, सुनी गई बातों को मौखिक रूप से कह पाना, उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन के प्रारूप तैयार कर पाना, या फिर औपचारिक स्थितियों में बेहतर रूप से बेहतर क्रियाकलापों और विश्वास के साथ बात करना। तो यहाँ पे बात की जाए अगर इस क्वेश्चन की कि शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है, तो व्याकरण के माध्यम से जो बच्चे होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, शब्दकोशी बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।